Studyplexity JPSC and BPSC. हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडीप्लेक्सिटी जेपीएससी एंड बीपीएससी। काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। सबसे पहले तो बिलेटेड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। झारखंड स्पेसिफिक की क्लास चल रही है 14 जेपीएससी के लिए और हम लोग जहाँ पे छोड़े हैं वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और क्विकली सभी सेक्शंस को हम लोग वाइंड अप करेंगे जल्दी जल्दी। क्लास स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी ये जो पर्टिकुलर कोर्स है झारखंड स्पेसिफिक की जो पीटी और मेंस दोनों का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 225 से लेकर के 250 घंटे तक का। इसकी जानकारी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दे रखी है। जो भी स्टूडेंट झारखंड के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि स्टडीप्लेक्सिटी के साथ मेरे साथ पूरे झारखंड स्पेसिफिक की तैयारी पूरे डिटेल में करें जिससे उनका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, तो आप ये कोर्स स्टडीप्लेक्सिटी ऐप से में जा करके परचेज कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, 2999 का है, फ्लैट 1000 का ऑफ है अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं। फर्स्ट 50 स्टूडेंट को 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी फ्लैट। इस पे जो भी क्लासेस है वो पर डे अपलोड होती रहेगी, पर डे क्लासेस लाइव चलती रहेगी और आपको वो ऐप पे दिखता भी रहेगा। सो जो लोग भी अभी तक मेरी क्लासेस से सेटिस्फाइड हैं या वो चाहते हैं कि मेरे साथ झारखंड स्पेसिफिक की क्लास को आगे पूरे डिटेल में कंटिन्यू करे, या तो 15th जेपीएससी के लिए या फिर झारखंड के में आने वाले सीडीपीओ एग्जाम के लिए या फिर झारखंड में कोई भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए, अगर झारखंड पे उनको पूरा कमांड इस्टेब्लिश करना है तो मुझे लगता है कि आपको ये कोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि 250 घंटे में हर एक चीज़ जो अभी इस 14th जेपीएससी पीटी की कोर्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंस में इवन पीटी में भी आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो आप क्लास कर सकते हैं जिसमें आप पूरी तरह से समझ के एक स्टोरी लाइन के रूप से फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जब अभी तक 2025 तक झारखंड की हर एक चीज़ कवर कराई जाएगी। क्लियर है? ठीक है। इसके साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन आपको देना है। ऑलरेडी एक वीडियो इस पे अपलोड हो चुका है, लेकिन मैं स्पेशली इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। जब 8 ऑफ मार्च को जेपीएससी का 14 जेपीएससी का पीटी टेंटेटिवली शेड्यूल था, उसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था। टेस्ट सीरीज को काफ़ी स्टूडेंट ने परचेज किया और काफ़ी सराहा, क्योंकि 2400 क्वेश्चन उसमें दिए गए थे। एक्सटेंसिवली बहुत कुछ कवर किया गया था, बहुत अच्छे से। जो भी टेस्ट सीरीज लिए हैं उनको काफ़ी वैल्यू एडिशन हुआ होगा उनकी प्रिपरेशन में। जो बाकी के एस्पिरेंट्स कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, अब सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में जो भी स्टूडेंट ने वो टेस्ट सीरीज लिया था उनको एक एज तो ज़रूर मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो रिस्पॉन्स आया है स्टूडेंट की तरफ से मैसेजेस के थ्रू, चैट्स के थ्रू या जो भी, हमें ये आइडिया लगा कि वो टेस्ट सीरीज काफ़ी बेनिफिशियल था, बहुत सारे वैल्यू ऐड हुए हैं स्टूडेंट की अपनी प्रिपरेशन में। और इसीलिए ये जो दूसरा टेस्ट सीरीज है जो हम लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि वो पहला टेस्ट सीरीज 8 ऑफ मार्च को एक्सपायर हो गया, अब उसके जो क्वेश्चंस थे जिन्होंने अटेम्प्ट किए उनसे उनको बेनिफिट मिला है। अब ये जो एक टेस्ट सीरीज है इसको बहुत ही समय ले करके आराम से, बहुत ही क्यूरेटेड तरीके से, एक बहुत क्यूरेटेड तरीके से मतलब है कि पूरे प्लानिंग के साथ बहुत अच्छे से इस टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन किया गया। कुल मिलाकर के इसमें टोटल 28 टेस्ट लिए जाएंगे, पेपर 1 के 14 टेस्ट और पेपर 2 के 14 टेस्ट। और ये टेस्ट जो है बेसिकली इसका नाम से आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज था, ये एक मॉक टेस्ट सीरीज है। मतलब ये कि जब आप एग्जामिनेशन में, यानी जेपीएससी 12 अप्रैल को जब होने वाली है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठेंगे और आपको 2 पेपर अटेंड करना होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो जिस पैटर्न में पेपर 1 है और जिस पैटर्न में पेपर 2 है, जिस तरीके से जेपीएससी ने अपने पूरे सिलेबस को स्ट्रक्चर्ड कर रखा है, करेक्ट, ठीक उसी तरीके से पेपर 1 के 14 टेस्ट और पेपर 2 के 14 मॉक टेस्ट इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में कवर कराए जाएंगे। क्लियर है? अब इस 14 टेस्ट सीरीज में जो पेपर 1 है उससे अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 क्वेश्चन एक टेस्ट में होगा, तो 14 टेस्ट में यानी 1400 क्वेश्चन। क्लियर है? सो 1400 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, मैं जनरली कोई भी कोर्स को प्रमोट नहीं करता हूं, मैं बिलीव नहीं करता हूं प्रमोट करने में। मुझे लगता है कि मैं बस बता दूं, अगर आपको वो बेनिफिशियल लगता है और आपको अगर एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है तो आप उस कोर्स को परचेज करेंगे। अगर आपकी नीड होगी, अगर नीड होगी और अगर हम उस नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो आप वो कोर्स खुद परचेज करेंगे या खुद लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो जेपीएससी का पीटी की क्लासेस हम कंडक्ट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, अगर आपको वो बेनिफिशियल लग रहा है तो आप उस पर्टिकुलर क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, उसे रिलीजियसली देख भी रहे हैं और काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हम कभी नहीं बोल रहे हैं कि आप आइए यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देखिए,
अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, नहीं बोल रहे क्योंकि अच्छा लगेगा आप खुद ब खुद शेयर करेंगे क्योंकि आप जिस एज में हैं, आपकी समझ ऑलरेडी इतनी विकसित है। बट इस टेस्ट सीरीज़ को लेकर के मैं थोड़ा-सा प्रमोट नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करते हैं और इस टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करते हैं रिलीजियसली, मैं स्टडी प्लेक्सिटी की तरफ से मैं ये गारंटी आपको देता हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और पेपर 1 और पेपर 2 से 100-100 क्वेश्चन आपको जब देखने को मिलेंगे और हमारे द्वारा जो आपको 2800 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से मिलने वाले हैं, 2800 क्वेश्चन, उस 2800 क्वेश्चन में जो 200 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो हमने टेस्ट सीरीज को इस मनसा से डिजाइन किया है कि 150 क्वेश्चन एज इट इज इस टेस्ट सीरीज से आएंगे। ये मैं गारंटी, तो मैं 99.9% गारंटी लेकर के कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जेपीएससी ने कौन सा क्वेश्चन पेपर सेट किया है या कैसा सेट किया है, बट जो भी अभी तक ट्रेंड एनालिसिस है, जितना मैं समझता हूं इस जेपीएससी को या झारखंड पेपर 2 को, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 2 में अगर 1400 क्वेश्चन है और पेपर 1 में टोटल इस पूरे टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन है, यानी कुल मिलाकर के झारखंड स्पेसिफिक से आपको 1500 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। क्लियर है? और ठीक उसी पैटर्न में मिलने वाले हैं जो जेपीएससी पूछेगी। अगर आप उस 1500 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, सो 110 क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि 110 क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली 80 टू 100 क्वेश्चन के आसपास आप सेम टू सेम क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसको स्पेसिफिकली मैंने अपनी अंडर गाइडेंस में, जहां हमारी जो पूरी टीम है उसने ध्यान से बनाया है कि जो भी इस टेस्ट सीरीज को ले रहे हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो एटलीस्ट बाकी एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में एक एज रखे, एक वैल्यू ऐड रखे। आप खुद सोचिए कि अगर आप 1500 क्वेश्चन झारखंड के अटेम्प्ट करते हैं तो 100 क्वेश्चन ऑब्वियस है कि आपके पेपर में रिफ्लेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, हाई प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा इसलिए भी कि सिर्फ क्वेश्चन दे दिया नहीं गया है कि बस क्वेश्चन देना है। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस काफ़ी क्यूरेटेड तरीके से डिज़ाइन किया गया है। पेपर 1 में फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2024 और 2025 इन दोनों ईयर्स के सभी ऑलमोस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो हाईलाइटेड करंट अफेयर्स है वो आपको रिफ्लेक्ट होगा इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में। इतना तो मैं कह सकता हूं, जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कह सकता हूं। इसलिए मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, इसमें हमारा भी बेनिफिट है। बेनिफिट सिर्फ मॉनिटरी नहीं है। जब आप इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करेंगे और आप खुद, जब आपको ये वैल्यू ऐड होगा, आप अपने अंतरात्मा से कहेंगे कि हाँ, स्टडी प्लेक्सिटी ने आपकी प्रिपरेशन में एक अच्छा योगदान दिया है, जिससे आपने अपनी तैयारी में कुछ वैल्यू ऐड किया है। कंपटीशन है, रिजल्ट होगा नहीं होगा आपका, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। हमारे साइड से जो हम मेहनत कर सकते हैं वो हम इस फ्री जेपीएससी पीटी की जो क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे, उसके थ्रू हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ जुड़े हुए हैं। लगातार हमारे फैकल्टी जुड़े हुए हैं जो आपको एक वैल्यू ऐड करने के लिए जो भी हम अपने एंड से आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। साथ साथ टेस्ट सीरीज है जिससे आप एक फील ले सके इस मॉक टेस्ट सीरीज से। पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम से 1 महीने पहले, 1 महीने तक आप जब टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते जाइएगा, अगर आपने ये 2800 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, मान के चल रहा हूं मैं कि 150 क्वेश्चन अगर आपने रिलीजियसली किया और उसको अपने दिमाग में सेट रखा और रिवाइज अच्छे से किया, तो 150 प्लस आप क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट करेंगे। दैट मीन्स 300 मार्क्स आपके पास होंगे। वो डिपेंड करता है कि आप उसे कितना होल्ड करते हैं अपने दिमाग में बिना कंफ्यूज्ड हुए। इसलिए ये हाईली रिकमेंड कर रहा हूं मैं आपको कि अगर आपके पास इतनी बैंडविथ है, समय है कि आप इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने गुड्स के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, और अगर आपकी बैंडविथ है इतनी कि आप 149 रुपीज़ पे कर सकते हैं, तो आप स्टडी प्लेक्सिटी के ऐप को डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज कल से यानी 11th ऑफ मार्च से लाइव होगी और ये 11th ऑफ अप्रैल तक हर एक दिन लाइव चलेगी। सिर्फ संडे को टेस्ट नहीं होगा, 6 दिन होगा। MWF में पेपर 1 एंड TTS में पेपर 2। और जब आप क्वेश्चंस देखेंगे आपको ऐसा फील आएगा कि आप जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि पैटर्न एज इट इज सेम टू सेम है। कुछ एरर हो सकते हैं, बहुत माइनर एरर हो सकते हैं, क्योंकि कोशिश करी गई है कि एरर्स ना हो या एकदम मिनिमम हो। स्टिल अगर कुछ
टाइपोग्राफिकल एरर हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप उसे रेज कीजिएगा, हम उसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है, अपने क्लासेस के थ्रू भी कर देंगे। और प्लस आपके जो टेस्ट सीरीज में अगर कुछ भी एरर्स आता है टाइपो, क्योंकि वो टीम काम कर रही है तो टेक्निकल चीज़ें कुछ एरर हो सकते हैं इधर उधर, वो होगा। ये टेस्ट सीरीज दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी में और इंग्लिश में, बाइलिंगुअल है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट को आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, दोबारा अगर चाहें तो आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, और ये टेस्ट सीरीज होगा। क्लियर है? कोई डाउट हो अगर आपको, तो जो भी नंबर आपको यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे चैट करके या फिर स्टडी प्लेक्सिटी के ऐप पे आप वहाँ के चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके इस टेस्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए आप बेझिझक पूछ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की, क्योंकि हम लोग एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं और सीक्वेंस में बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके थे उस कालखंड तक जिस समय गांधी जी का अराइवल झारखंड में या भारत देश के अंदर नहीं हुआ था। आज की क्लास में की जो शुरुआत है वो मैं करूंगा ताना भगत से। ताना भगत मूवमेंट। ताना भगत आंदोलन आपने सुन रखा होगा। जो एग्जाम्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं, अगर ताना भगत से क्वेश्चन आया तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ताना भगत आंदोलन। देखिए, समय था 1914 का और उस समय गुमला के बिशनपुर नामक ब्लॉक से बिलोंग करते थे एक व्यक्ति जिनका नाम था जतरा भगत। और ये किस समुदाय से बिलोंग करते थे? तो ये उरांव जनजाति से बिलोंग करते थे। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? जतरा भगत के द्वारा ताना मूवमेंट की शुरुआत करी गई। ताना, ताना का अर्थ यह है कि अगर एक स्पिरिचुअल या अध्यात्म की ओर लोग जाते हैं तो जो एक दिमाग के अंदर एक स्ट्रेचिंग होती है दिमाग का, उससे डिराइव किया गया है ये वर्ड ताना। दैट मीन्स खींच, ताना। क्लियर है? तो ताना भगत जो आंदोलन है उसकी शुरुआत किसने की है? एक उरांव जनजाति के युवक ने, जिसका नाम है जतरा भगत। इसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तुरिया भगत, और ये मूवमेंट आगे बढ़ता है। अब सवाल है कि क्या ये किस प्रकार का आंदोलन है? तो ये एक प्रकार का भक्ति आंदोलन है। अगर बोला जाए तो सोशियो रिलीजियस, सामाजिक धार्मिक, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जिसके तहत लोगों को नॉनवेज नहीं खाना, मदिरापान का सेवन नहीं करना, इन सब चीजों पे बढ़ावा दिया गया एक प्रकार का ये शुद्धि मूवमेंट है, शुद्धि आंदोलन। क्लियर है जी? और ये आंदोलन आज तक, ये आंदोलन 1914 में शुरू हुआ, झारखंड में शुरू हुआ। झारखंड में कहां से शुरू हुआ? तो गुमला। अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछ ले तो गुमला स्टार्ट हुआ है। क्लियर है? और उसी के बाद बहुत सारे लोग इस सेक्ट को, इस कल्ट को ज्वाइन करने लगे, और आज हम 2026 में मौजूद हैं और 2026 में भी ये आंदोलन आज भी एक्टिव है। आगे चल करके गांधी जी जब इंडिया में आते हैं तो ताना भगत जो आंदोलन है वो गांधीयन फिलॉसफी से, उनकी अहिंसा की फिलॉसफी से काफी इंस्पायर्ड होते हैं। और आज भी झारखंड में और पूरे देश भर में गांधी जी के आदर्शों को जिंदा रखने का काम किसने किया है? ताना भगत आंदोलन के जो भी मेंबर्स हैं वो अभी तक इसको चला रहे हैं। सो दिस आंदोलन वाज नॉट डेड। जैसे सूफी आंदोलन एक पॉइंट पे आकर के खत्म हो गया, भक्ति आंदोलन एक पॉइंट पे आकर के उसका प्रभाव कम हो गया या एंड हो गया, लेकिन आज भी जो ताना भगत आंदोलन है, आज भी एक्टिवली इससे बहुत सारे मेंबर जुड़े हुए हैं। और आज भी ये अपनी जो शुद्धि मूवमेंट या सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थी, जो इनके काम थे, या गांधीयन फिलॉसफी थी, उसको आज पूरे देश भर में प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। क्लियर है जी? ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कुछ नाम याद रखिएगा जो उसने इंपॉर्टेंट, ये दो नाम तो आप याद रखिएगा, ज्यादा से चांसेस हैं कि क्वेश्चन यहां से इन नामों से पूछे जाए। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी लोग थे जिन्होंने जतरा भगत के बाद इसको आगे बढ़ाने का काम किया। वो है देवमनिया, महिला है। क्लियर है? लीथो ओरांव,
ये सभी लोग, तो ये नाम आप याद रखिएगा, तूरिया भगत, जतरा भगत, देवमनिया, ठीक है, लिथो राव, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड इतने ही लोगों के नाम पूछे जा सकते हैं। और भी बहुत सारा नाम है, सीबू ओराव है, बट उतना दूर जेपीएससी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप इन सभी नामों को नोट डाउन करके लिख लीजिए। ताना भगत में फिलहाल इतना ही है। आगे जैसे जैसे हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे, गांधी जी का अराइवल पढ़ेंगे, वहां पे जो भी ताना भगत से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं जो जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो पूछे जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1914 के बाद आपको भी पता है कि पूरे इंडिया में किसका अराइवल होता है? गांधी जी का। और चांसेस हमेशा हर जेपीएससी के एग्जाम में है कि गांधी जी से क्वेश्चन पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों में पूछे ही जाते हैं, पूछे ही गए हैं। और चांसेस आर वेरी हाई कि इस बार भी गांधी जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं और उतनी ही बातें समझते हैं जो आपके इस लिमिटेड टाइम में एग्जाम के लिए जरूरी है। अदरवाइज इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल है, बहुत बारीकियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट उसको हम पीटीएन मेंस के जो कोर्स है उसमें हम लोग कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है मैं उस पर एक नजर डालता हूं, ठीक है। गांधी जी कुल मिलाकर के, गांधी जी के इंडिया की बात मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं। गांधी जी इंडिया आते हैं और इंडिया आने के बाद पहले वो पूरे भारत का दौरा करते हैं। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह में एक्टिवली जो उनका पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से जो एक भागीदारी रहती है उसकी शुरुआत होती है चंपारण सत्याग्रह से। ये सभी को पता है। चंपारण आपको पता है कि बिहार और उस समय झारखंड दोनों बिहार का ही पार्ट था, बिहार और उड़ीसा का ही पार्ट था जिस समय की हम बात कर रहे हैं। उस समय चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट होता है। क्लियर है? और एक्टिवली उसी समय से गांधी जी एक्टिवली भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जब तक वो जीवित रहते हैं। क्लियर है? चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में होता है, जनरली हमेशा आप देखे होंगे कि बीपीएससी में या फिर जेपीएससी के पेपर 1 में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है कि गांधी जी को बिहार में चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने बुलाया था? आपको पता है किसके आमंत्रण पे गए थे? राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे गए थे। और इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरे पे जब ये निकले थे बिहार, तो उसी समय चंपारण के मोतिहारी से वो पहली बार 4 जून 1917 को, जो आज का झारखंड है, उस समय तो बिहार ही था, जो आज का झारखंड है, जो झारखंड के एरियाज आज है, उस पे अपना पहला कदम रखते हैं। क्लियर है? डेट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 जून 1917। क्लियर है जी? अब सवाल है कि जब राजकुमार शुक्ल ने उन्हें आमंत्रण दिया और वो बिहार के मोतिहारी पहुंचे, तो झारखंड के में उनको कौन सी ऐसी शक्ति थी जो खींच लाई थी? वो कौन सा ऐसा कारण था जो खींच लाया था? किसने उन्हें आमंत्रण दिया? ये एक सवाल है जो जेपीएससी आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? तो वो उस व्यक्ति का नाम है श्याम कृष्ण सहाय। कौन थे ये व्यक्ति? ये व्यक्ति थे गांधी जी के मित्र, जो लंदन में जब गांधी जी अपनी वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, तो श्याम कृष्ण सहाय उस समय उनके बैचमेट हुआ करते थे। उन्होंने आमंत्रण दिया कि जब आप बिहार आए हैं तो आप एक बार रांची भी पधारिए। तो उनके आमंत्रण पे, और एग्जाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि सिर्फ ये अकेले व्यक्ति नहीं थे जिनके आमंत्रण पे आए थे। मई का महीना था 1917 का और वो जून में आए थे। मई के महीने में उस समय के बिहार और उड़ीसा के गवर्नर हुआ करते थे एल्बर्ट गेट। एल्बर्ट गेट। क्लियर है? सो एल्बर्ट गेट ने उनको एक लेटर लिखा था और उनको आमंत्रण किया था, एक समन भेजा था कि आप जब कभी भी बिहार आ रहे हैं, चंपारण तो आप एक बार रांची भी विजिट कीजिए। इसलिए 4 जून 1917 को गांधी जी कहां पहुंचते हैं? रांची। ये आप याद रखिएगा। और 1917 में यह पहली बार नहीं था कि गांधी जी रांची आए थे, यह पहली बार था कि गांधी जी रांची आए, लेकिन 1917 में वो 4 बार रांची पहुंचते हैं। क्लियर है? अब
बुक्स में बहुत कुछ लिखा रहता है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह कभी नहीं पूछा जाएगा कि गांधी जी झारखंड कितनी बार आए थे। क्यों? क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे डेटाज इधर उधर हैं, सरकारी दस्तावेज कुछ और कहते हैं, मार्केट में जो किताबें हैं कुछ और कहती है। लेकिन अगर आप सभी जितने भी डिटेल्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो गांधी जी के खुद के ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई हो या गांधी जी के जितने भी लेटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके लिखे हुए हों, जो राजेंद्र प्रसाद की किताब है, अगर आप उसको डिटेल में पढ़िएगा, इन सभी किताबों को जब पढ़िएगा तो जाकर के आपको पता चलेगा कि गांधी जी कुल मिलाकर के 12 बार झारखंड विजिट करते हैं। कब से कब तक? 1917 से लेकर के 1940 तक। पहली बार वो रांची आते हैं और आखिरी बार वो रामगढ़ आते हैं, जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 53rd अधिवेशन, एनुअल सेशन जो होता है, मार्च में हुआ था, 18 से 20 मार्च के दिन 1940 में। उस समय गांधी जी आखिरी बार झारखंड में आते हैं। तो वो जो उनका आखिरी बार आना था, वो उनका 12वीं बार आना था। अब ये काउंट कैसे करते हैं? जब कोई आपके घर पे एक बार आया और वो फिर बाहर चला गया सामान वामान ले करके, और जब दोबारा वो विजिट करता है, मान लेते हैं उसी मंथ में विजिट कर ले, तो आप क्या कहेंगे कि वो दूसरी बार हमारे घर में आया है। सिमिलरली झारखंड की धरती पे जब गांधी जी आए किसी पर्पस से, और उसके बाद वो झारखंड की धरती से बाहर निकले और फिर किसी दूसरे पर्पस से वो वापस विजिट करते हैं, जब दोबारा वो आते हैं किन्हीं कारणों की वजह से, तो उसे हम एक टाइम्स काउंट कर लेते हैं। ये नहीं कि वो रांची आए और रांची के बाद वो खूंटी चले गए, खूंटी के बाद वो सिंहभूम चले गए, तो आप उसे 3 बार काउंट कर लीजिएगा। ऐसे काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है? तो जब आप वैसे काउंट कीजिएगा तो वैसे तो काफी बड़ा नंबर हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि गांधी जी झारखंड कितनी बार विजिट किए हैं? 12 बार। बहुत सारे किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट जिन्होंने भी लिखा है, जैसे भी लिखा है, कुछ छूट गया होगा। आप ये है जो टाइम, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं जेपीएससी आपसे ये पर्टिकुलर सवाल कभी नहीं पूछेगा, ये इतना श्योर रहिए, ठीक है? क्योंकि जिस सवालों को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं जनरली, और उसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी आयोग बचता है ऐसे सवालों को प्लेस करने से। क्लियर है? 4 जून को आते हैं वो, उसके बाद फिर दोबारा 11 जुलाई को आते हैं। डेट्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, फिर भी आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा। 22 सितंबर को वो आते हैं तीसरी बार रांची, ठीक है? और चौथी बार वो पहुंचते हैं 3 से 4 अक्टूबर के दिन 1917 में। क्लियर है? तो ये 4 बार जो उनका विजिट होता है वो रांची में ही होता है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है वो ये है कि पहली बार जब वो झारखंड आए तो किसके आमंत्रण पे आए? तो 2 व्यक्तियों का नाम है। कभी मान लेते हैं श्याम कृष्ण सहाय अगर मेंशन ना हो, बहुत लोग क्या करते हैं बस एक नाम याद रख लेते हैं श्याम कृष्ण सहाय, और वो अगर ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ मिले तो उनको लगता है कि क्वेश्चन गलत है। बट ऐसा नहीं है, कोई आप स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते हैं कि श्याम कृष्ण सहाय के ही आमंत्रण पे गांधी जी झारखंड पधारे थे, ऐसा नहीं है। एल्बर्ट गेट जो उस समय गवर्नर थे बिहार और उड़ीसा के, उनके आमंत्रण पे भी वो आए थे। तो 2 लोगों का आमंत्रण था, तो आप दोनों लोगों को कंसिडर करके चलिएगा, ये यहां पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? जब वो यहां आते हैं रांची, तो वो कहां रुकते हैं? अपने ही मित्र के घर, जो श्याम कृष्ण सहाय हैं, उन्हीं के घर पे वो रुकते हैं। और आज के दिन उस घर को कहा जाता है गांधी स्मृति भवन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये दोनों चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। क्लियर है जी? ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा टाइम था जब गांधी जी अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ झारखंड विजिट करते हैं? तो ये जो 3 से 4 अक्टूबर का टाइम है, चौथी बार जब वो आते हैं, तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ झारखंड आते हैं। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, ठीक है। सवाल है यहां पे कि गांधी जी आखिर करने क्या आए थे? तो एक तो जितनी है 1917 से लेकर 1940 के समय में जब गांधी जी आए थे, तो मेनली अलग अलग कारणों से आए थे। पहला कारण तो था उनका चंपारण सत्याग्रह, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आपको याद रहे, जब कभी आप भूलो, ईयर भूल जाओ या कुछ भी भूल जाओ, तो आपको एटलीस्ट एक बार क्लिक कर जाए कि क्यों आए थे। तो चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे इस समय 1920 और 21 के दौरान जब वो झारखंड आए थे, तो उस समय नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था। क्लियर है? उसके बाद जब वो दोबारा झारखंड आते हैं 1925 में, तो उस समय वो एक विजिट करते हैं अपने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के लिए। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम क्या है? ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम
आपने इतिहास के किताबों में पढ़ा होगा, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल। गांधी जी का या किसी भी आंदोलन जब भी करते हैं, एक नॉन वायलेंट आंदोलन करते हैं, तो उसमें ये हथियार होता है, एक टैक्टिस होती है। ट्रूस का मतलब होता है शांति और स्ट्रगल का मतलब होता है कि हमें कुछ टाइम, क्योंकि सभी को पता होता है कि कोई भी आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं खींचा जा सकता, ठीक है। इसलिए एक टाइम तक खींचा जाता है, टेम्पो जब हाई रहता है तो खींचा जाता है, उसके बाद उसे शांत छोड़ दिया जाता है। शांत का अर्थ ये नहीं है कि शांति से बैठे हुए हैं सब चीज भूल भाल के, अदरवाइज जो आपने आज काम किया है वो फिर खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप तैयारी कर रहे हैं पूरे ताकत लगा करके, तो इसका मतलब नहीं है 10 दिन आप छुट्टी ले ली और घर चले गए, नहीं। आप उसके टेम्पो को, क्योंकि आपको लगता है कि हमने अभी 1 महीने अपनी पूरी तैयारी में एनर्जी एग्जॉस्ट कर दिया, सो नाउ आई हैव टू गो स्लो, ठीक है। पर तैयारी जारी रहेगी, तरीका अलग रहेगा, लेकिन तैयारी जारी रहेगी। सिमिलरली यही एक फिनोमेना होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब 1920-21 के दौरान असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, गांधी जी जेल चले गए, 6 साल की सजा हुई थी उनको, मगर वो 2 साल की सजा काट करके जब बाहर निकलते हैं 1924 में, तो उनको पता रहता है कि अभी माहौल एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। तो इस दौरान हम उस टेम्पो को और मेंटेन करने के लिए, वापस एक बार फिर से सभी के मन में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क पे काम करते हैं। कंस्ट्रक्टिव वर्क मींस व्हाट? हम स्कूल खोलेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है। राजनीतिक जो हमारे विधानमंडल है उसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा, ठीक है। टीचर्स, एजुकेशन प्रोफेसर जो भी सरकार में इन्वॉल्व है, वो लोग एक तरीके से डिमांड रखेंगे और देश में एक अंदर में भावना जगाने के लिए, क्योंकि जब तक वो भावना जगेगी नहीं तब तक लोग लड़ने के लिए खड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं खड़े होंगे? क्योंकि भैया हर एक आदमी की अपनी एक बेसिक ज़रूरतें होती है। क्या ज़रूरतें हैं? ज़रूरतें हैं कि भैया हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, खिलाएं, पिलाएं। अगर वो ज़िंदगी भर स्ट्रगल करेगा, आंदोलन करेगा, तो वो जिएगा कैसे? वो सर्वाइव कैसे करेगा? तो सर्वाइवल के दौरान उनको आने वाले जो आंदोलन है उसकी तैयारी करने के लिए काम करना होता है। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क में था कि भैया कपास उगाओ, चरखा चलाओ, आंदोलन को मोमेंटम में रखो, देशभक्ति की भावना को फैलाओ, और एक बार जब वो एनर्जी लेवल हाई रहेगा तो फिर से एक बार आंदोलन हम स्टार्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क 1924 से लेकर के 1930 तक चलता है और इस दौरान गांधी जी 1925 में झारखंड दोबारा आते हैं। झारखंड वो एक बार आते हैं जसीडी 1925 के दौरान, और 1925 में, ठीक है, जब वो झारखंड आते हैं, समय था 17 अप्रैल, डेट अप्रैल का महीना था, 17 अप्रैल में भी गलत हो बट होपफुली सही है, 17 अप्रैल 1925। ये वो दिन था जिस दिन जसीडी में गांधी जी पे अटैक होता है और ये एक नेशनल न्यूज बन जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा समय था, कौन सा ईयर था और वो कौन सा प्लेस था जहां पे झारखंड की धरती पे गांधी जी को मारने की कोशिश की गई थी, उन पे एक हमला बोल दिया गया था जब वो कार से जा रहे थे। तो वो कौन सा प्लेस था? तो जसीडी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा, ठीक है। ठीक 1925 के दौरान ही अगस्त के महीने में, टू बी प्रिसाइज 7 से 8 अगस्त 1925 में गांधी जी जमशेदपुर आते हैं और उस समय टाटा वर्कर्स यूनियन यानी जो लेबर यूनियन था उनके अध्यक्ष थे दीनबंधु। नाम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसको दीनबंधु कहा जाता है, तो सीएफ एंड्रयूज को दीनबंधु कहा जाता है। तो उस समय टाटा 1925 के दौरान टाटा वर्कर्स यूनियन यानी टाटा का जो एसोसिएशन था, लेबर एसोसिएशन, वर्कर एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, उनके अध्यक्ष कौन थे? दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज। और उस समय जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो रहा था तो वर्कर्स भी टाटा के पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनकी डिमांडें थी, तो वो हड़ताल पे थे बहुत टाइम से। बहुत सारे इश्यूज थे, मेनली 4 मेजर इश्यूज थे। खैर इश्यूज को हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। जो 4 मेजर इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने के लिए एक डेडलॉक की सिचुएशन बनी हुई थी, काम हो नहीं रहा था। इससे टाटा का भी नुकसान हो रहा था, आम जनता का भी नुकसान हो रहा था और जो वर्कर्स हैं उनका भी नुकसान हो रहा था। तो सीएफ एंड्रयूज और आरडी टाटा के आमंत्रण पे गांधी जी अगस्त के महीने में जमशेदपुर आते हैं और वर्कर्स और टाटा के बीच में, टाटा समूह के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट करते हैं बहुत ही फ्रेंडली तरीके से और आश्वस्त करते हैं कि सीएफ एंड्रयूज टाटा कंपनी की और जो वर्कर्स है उनकी दोनों के इंटरेस्ट को सॉर्ट आउट करके रखेंगे और भाईचारे की तरह
दोनों के हित के लिए और देश के हित के लिए ये काम करेंगे। इसको मीडिएशन किया था किसने? गांधी जी ने। जब गांधी जी यहाँ पे आए थे तो इंडियन एसोसिएशन, ये भी याद रखिएगा आप, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एसोसिएशन नाम की एक संस्था है और इस संस्था ने गांधी जी को खाने पे बुलाया, एक बैंक्वेट अरेंज किया गया और इसी दौरान इंडियन एसोसिएशन ने 5,000 रुपए गांधी जी को दिए। किसके लिए? देश बंधु जो फंड थी, देश बंधु मेमोरियल फंड, उसमें दान के लिए 5,000 रुपए दिया गया था। कंफ्यूज मत होइएगा, देश बंधु और दीन बंधु दोनों अलग है। देश बंधु कहा जाता है CR दास को, यानी चित्तरंजन दास को, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सो गांधी जी जो पैसा उन्हें दान के रूप में मिलता था, भेंट के रूप में मिलता था, वो मेनली देश बंधु फंड में जमा होता था, जिससे कंस्ट्रक्टिव वर्क, डेवलपमेंट के वर्क्स किए जाते थे। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, कोई दिक्कत? ठीक है। 1920, ये हम डायरेक्टली 1925 में पहुंच गए, तो 1925 में हम और बातें करेंगे। खैर 1925 पे जब डिस्कस कर रहे हैं तो हम बात कर ही लेते हैं 1925 पे। 1925 में फिर हम 1920 पे आ जाएंगे। 1925 में गांधी जी बहुत जगहों पे जाते हैं, बहुत बार वो विजिट करते हैं और जब वो आते हैं दोबारा 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर के आसपास, 13 अक्टूबर 1925, तो उनका एक लंबा टूर चलता है, 18 अक्टूबर के आसपास तक लंबा टूर चलता है, ठीक है। और जहां पे वो पूरे झारखंड के एरिया में एक्सटेंसिवली घूमते हैं, चाईबासा, खूंटी, देवघर, जसीडी, इधर सब तरफ घूमते हैं, रांची, ये सब जगह आते हैं, ठीक है, और ट्रैवल करते हैं, गिरिडीह, ये सब जगहों पे पहुंचते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जाम के लिए, हम उस पर सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो 1925 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी बुक में नहीं है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए। बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, बिहार प्रांत सम्मेलन। मेनली जब 1925 में आते हैं ये गांधी जी, तो उस समय सितंबर के मंथ में जब ये आते हैं, तो मेनली बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस ये सम्मेलन हो रहा था, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे थे। और ये सम्मेलन कहां हो रहा था, और ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुलिया में। पुरुलिया उस समय छोटा नागपुर यानी मानभूम का हिस्सा हुआ करता था, तो पुरुलिया में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। और ध्यान दीजिएगा, बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस की ये पहली सम्मेलन थी, पहली, और इसलिए गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी लोग इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। उस समय जब ये सम्मेलन हो रहा था तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये भी नाम याद रखिएगा आप, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुबैर। और डेट भी अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, 13 सितंबर 1925, ठीक है, लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस 1925, ठीक है। 1925 में आप एक चीज और याद रख सकते हैं, ये विजिट करते हैं हजारीबाग। क्लियर है? हजारीबाग। और हजारीबाग जब विजिट करते हैं तो उस समय हजारीबाग के मटवारी मैदान में ये जो जनता थी वहां, उनको संबोधित करते हैं। हजारीबाग जब पहुंचते हैं तो सरस्वती देवी इनको वेलकम करती है। क्लियर है? कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मटवारी मैदान में सम्मेलन को संबोधित करते हैं और उसके बाद संत कोलंबा कॉलेज, संत कोलंबा कॉलेज के विटली, WHITLEY, विटली हॉल में ये वहां के छात्रों से बातचीत करते हैं और स्पीच डिलीवर करते हैं। क्लियर है? ये याद रखिएगा, ठीक है।
तो हजारीबाग के किस कॉलेज में गांधी जी ने अपनी स्पीच दी थी? तो संत कोलंबा कॉलेज। गांधी जी हजारीबाग जब पहुंचे थे उनका वेलकम किसने किया? सरस्वती देवी। और गांधी जी जब हजारीबाग गए तो उन्होंने अपनी स्पीच और जनता को संबोधित कहाँ किया? मटवारी मैदान में। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। और हजारीबाग से जब वो रामगढ़ के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में उनको जनता ने 1300 रुपए की भेंट प्रेजेंट की। ये भी आप याद रखिए, ठीक है। तो 1950 में मेनली विजिट तो बहुत जगह पे किए हैं, ठीक है, 13 तारीख से लेके, और ये जो विजिट था ये 18 सितंबर 1925 का विजिट था। तो डेट भी आप लिख लीजिए। क्लियर है जी? जमशेदपुर तो वो अगस्त में आए थे, फिर वो चले गए थे, फिर वापस वो आए एक्सटेंसिव विजिट में। तो जब आए थे तो वो रांची विजिट करते हैं, ठीक है। रांची के जो सेंट पॉल स्कूल है उसका जो मैदान है वो वहां पे जनता को संबोधित करते हैं, जनता से मिलते हैं। तो वो भी एक फैक्ट है, बट आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। रांची में जब इसी समय पहुंचते हैं वो, ठीक है। तो आप पुरुलिया में सबसे पहले आते हैं, उसके बाद वो रांची में विजिट करते हैं। तो रांची में संत पॉल स्कूल है, उसके मैदान में वो जनता को संबोधित करते हैं। आपको लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये कुछ जो 1925 में उनका जमशेदपुर विजिट करना, पुरुलिया विजिट करना, रांची विजिट करना या फिर हजारीबाग विजिट करना, ये सब एक इंपॉर्टेंट इवेंट है गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का। हम लोग बात कर रहे थे गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की बात, ठीक है। और 1925 के बाद गांधी जी 1927 में आते हैं, पलामू के डाल्टनगंज में आते हैं, ठीक है। वो भी इनका कंस्ट्रक्टिव जो मैकेनिज्म था, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था, उसी का वो हिस्सा भी हुआ करता था। तो डाल्टनगंज विजिट करते हैं। खैर, इतनी बातें तो आप समझ गए। हम वापस पहुंचते हैं 1920 और 21 के विजिट पे। 1920 और 21 के दौरान जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, गांधी जी ने इसकी घोषणा कर दी। क्लियर है? और आपको पता होना चाहिए, पेपर 1 के लिए भी आपको पता होना चाहिए, कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन कंडक्ट कराया गया था सितंबर के महीने में। और सितंबर के महीने में जब ये स्पेशल सेशन होता है जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे होते हैं, ठीक है, कब? 1920 में। और उसी में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन का जो प्रस्तावना थी या प्रस्ताव था, रेजोल्यूशन जो था, उसको पास किया जाता है। और फिर वहीं से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत पूरे भारत देश में हो जाती है, जो झारखंड तक भी पहुंचती है। और उसी को प्रमोट करने के लिए गांधी जी 1920 और 21 में झारखंड विजिट करते हैं। क्लियर है जी? कोई दिक्कत? 1920 में जब गांधी जी झारखंड विजिट करते हैं तो उस समय वंशीधर के धर्मशाला में वो रुकते हैं। मे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। वंशीधर धर्मशाला में वो क्या करते हैं? स्टे करते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। क्लियर है जी? इंपॉर्टेंट इवेंट जो है इस समय का याद रखना है वो है 1921 में इनका धनबाद और झरिया का विजिट। और जब ये धनबाद और झरिया विजिट करते हैं तो एक ट्रेडर थे यानी व्यापारी जिसका नाम था रामजस अग्रवाल, और इन्होंने झारखंड में जो गांधी जी को जो भी भेंट अभी तक मिली है उसमें सबसे बड़ा अमाउंट इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, वो था इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो 50,000 रुपए गांधी जी को सौंपे गए थे। किसके द्वारा? रामजस अग्रवाल के द्वारा। कहां पे? तो धनबाद में। तो ये आप एक एज अ फैक्ट आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है? इसी दौरान जो आप देख रहे हैं कि 1920 और 21 के समय यानी नॉन कॉर्पोरेशन के मूवमेंट के समय, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसी टाइम पे ये जो 1920 में जब गांधी जी रांची पहुंचते हैं और जब बंसीधर धर्मशाला में रुकते हैं, बेसिकली इसका पूरा नाम जो है बंसीधर मोदी धर्मशाला है, में रुकते हैं, उसी समय रांची में इनकी मुलाकात होती है पहली बार ताना भगत से। और ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ताना भगत से कब मिलते हैं पहली बार, या ताना भगत को कब यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो गांधी जी से पर्सनली मिले। तो ये वो समय था 1921 का समय, 1920 का समय। असहयोग आंदोलन भी पूछ सकता है एग्जाम में, टाइम नहीं देगा तो हो सकता है ये पूछ ले कि किस समय या किस मूवमेंट के दौरान। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी की मुलाकात रांची में ताना भगत से होती है। और इसी दौरान गांधी जी ताना भगत के लोगों के लिए जी, क्योंकि ताना भगत एक आदमी का नाम नहीं है, पूरा एक सेक्ट है, कल्ट है, उसका नाम है, उनके सभी
अनुयायियों के लिए, जो इनके सभी मेंबर्स हैं, उनके लिए इन्होंने, गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। और एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है। तो स्टेटमेंट क्या था? गांधी जी ने ताना भगत के लिए कहा कि मेरे बहुत सारे अनुयायी हैं, यानी डिसाइपल्स हैं, बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन 1920 में ही गांधी जी ने यह कह दिया था कि मेरे सभी डिसाइपल्स में से, मेरे सभी फॉलोअर्स में से, मेरे सभी अनुयायियों में से सबसे फेवरेट या सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे अच्छे डिसाइपल कौन है? तो वो है ताना भगत। ताना भगत द बेस्ट, जो वर्ड इन्होंने इंग्लिश में यूज किया कि मैं इंग्लिश में बता रहा हूं, द बेस्ट ताना भगत आर द बेस्ट डिसाइपल्स अमंग ऑल। ताना भगत सबसे अधिक, आप कह सकते हैं द बेस्ट अनुयायियों में से एक है मेरे। ये शब्द किनके थे? गांधी जी के थे। किनके लिए थे? ताना भगत के लिए थे। कब दिए गए थे? 1920 में। कहां दिए गए थे? रांची में। याद रखिएगा, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है? तो ये बात है। तो हम वापस रिविजिट किए 1920 और 21। तो पहली बार गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के सिलसिले में आए, दूसरी बार वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में आए। दूसरी बार का मतलब दूसरे बार जब एक एक्सटेंसिवली विजिट किए, और अलग अलग कारणों से फिर 1925 में जमशेदपुर आए रिजॉल्व करने के लिए, जो टाटा की जो प्लांट है वहां पे जो वर्कर्स का इशू था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, और उसके बाद कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए वो घूमते रहे। क्लियर है? 1927 में वो पलामू पहुंचे, डाल्टनगंज, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1934 के समय, डेट है 19 अप्रैल 1934 से लेकर के 4 मई 1934 तक, इस समय गांधी जी वापस आते हैं। ठीक है, और ये आप देख रहे होंगे, ये वो समय है 1934 का समय, आपको याद होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1934 में वापस ले लिया गया था, और यहां से शुरुआत हुई थी व्यक्तिगत सत्याग्रह की। ठीक है, गांधी जी जेल चले जाते हैं, गांधी जी जेल से रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद वो कॉल ऑफ करते हैं 1934 में। वो पूरी तरह से फॉर्मली, ऑफिशियली सीडीएम मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकते हैं, और उसके बाद फिर से वो विजिट करते हैं अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए, लोगों के मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए। तो इसी दौरान जो है गांधी जी वापस रांची आते हैं। क्लियर है? वो रांची विजिट करते हैं, और रांची जब विजिट करते हैं तो वो कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जैसे निवारण, याद रखिएगा ये वर्ड, निवारण आश्रम, एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, आश्रम का उद्घाटन करते हैं। क्या करते हैं? उद्घाटन। ठीक है, ही इनॉग्रेट्स द निवारण आश्रम। इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? निवारण बाबू ने, जो गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर, आर्डेंट फॉलोअर में से एक माने जाते थे निवारण बाबू। उनके द्वारा रांची में इस्टेब्लिश किया गया था निवारण आश्रम, और इसका उद्घाटन कौन करते हैं? गांधी जी। कब करते हैं? 29 अप्रैल में, जब ये रांची में विजिट करते हैं तो इसका इनॉग्रेशन करते हैं। इसके अलावा रांची में एक और काम करते हैं गांधी जी, इसको इस्टेब्लिश करते हैं। उद्घाटन ने इसको, उनकी नींव रखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट। किसकी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं? ये इंडस्ट्रियल हरिजन स्कूल। ठीक है, औद्योगिक हरिजन विद्यालय की स्थापना करते हैं गांधी जी। कहां? रांची में। क्लियर है जी? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है जी? उसके बाद वो जमशेदपुर भी जाते हैं, उसके बाद वो देवघर भी जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद 4 मई को वो झारखंड से बाहर भी चले जाते हैं। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, 1934 का इवेंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1940 का वो टाइम है जिस समय गांधी जी 53वां कांग्रेस का अधिवेशन, जो वार्षिक अधिवेशन है, वो हो रहा था, और उसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। कहां? रामगढ़ में, क्योंकि अधिवेशन कहां हुआ था? रामगढ़ में। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इस समय वो यहां पे विजिट करते हैं।
क्लियर है? और इसी टाइम था 1940 में जब ताना भगत ने इनको 400 रुपए याद रखिएगा, 400 रुपए पूछा हुआ क्वेश्चन है, 400 रुपए की मुद्रा से भरी हुई थैली गांधी जी के हाथों में सौंपी थी, ये याद रखिएगा। अच्छा, जब रांची की बात हो रही है तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, वो इसी दौरान जब मैं डोनेशन की बात कर रहा हूं तो एक पॉइंट और भी लिखवा देता हूं मैं आपको, झरिया। वो झरिया भी विजिट करते हैं 1934 के दौरान, ये जो 3 मई है उस टाइम पे। और झरिया जब वो विजिट करते हैं तो झरिया के लोग ध्यान दीजिएगा, कोई एक व्यक्तिगत नहीं है, झरिया के सभी लोग बहुत सारा पैसा कलेक्ट करते हैं। कितना पैसा? 60,000 रुपए। और 60,000 रुपए गांधी जी को डोनेट करते हैं। किस पर्पस के लिए? तो पर्पस भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, नेशनल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने के लिए, नेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा हिंदी में अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की शुरुआत करने के लिए झरिया के लोग 60,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन गांधी जी को देते हैं। क्लियर है जी? ये आप याद रखिएगा, इतने सारे पॉइंट्स जो है गांधी जी से रिलेटेड आपको याद रखना है। यहां तक तो अभी तक तो याद रखना है, ये जो गांधी जी का विजिट था, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर 1 में जो मिसलेनियस का सेक्शन है झारखंड से रिलेटेड, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 2 में भी अलग अलग सेगमेंट, जो मिसलेनियस का कुछ सेगमेंट है, वहां से अतिरिक्त जो पार्ट है, सॉरी, झारखंड का जो पेपर 1 में है और सेकंड पेपर से जो मिसलेनियस का पार्ट है, उसमें से ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाएंगे भी। क्लियर है? ठीक है, तो इन सभी बातों को आप नोट डाउन कर लीजिए और एग्जाम के लिए आप इसको अपने ध्यान में रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम यहां से मूव करेंगे, हम लोग बात करेंगे, अब 3 आंदोलन होने वाले हैं, 3 मूवमेंट्स हैं। एक है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, उससे रिलेटेड जो बातें हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में यानी असहयोग आंदोलन में झारखंड जो है उसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं है, बहुत कम चीजें हुई है, तो आपको बहुत ही कम डिटेल जानना है। सेकंड पार्ट है दैट इज सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो 1930 में शुरू होता है और 1934 तक चलता है। और इस दौरान इसमें बहुत ही एक्सटेंसिवली इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है उसमें, लेकिन उतना इंफॉर्मेशन कवर करना अभी इस पर्टिकुलर पीटी एग्जाम के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, वो मैं आपको बताऊंगा। जो पूरा डिटेल है, जो पीटी और मेंस का जो पूरा कोर्स है उसमें, क्योंकि उसको अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊं पूरा सीडीएम को, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे सीडीएम में ही चले जाएंगे, क्योंकि सीडीएम में इतने सारे इंफॉर्मेशन है और इतनी सारी चीजें हैं और क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसलिए उसको अभी 4 घंटे एक पर्टिकुलर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे कवर करना, ठीक है, अभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है। प्लस इसके बाद है क्विट इंडिया मूवमेंट और भारत की आजादी जो साथ में है, यहां ये एक पार्ट है, इसको हम कवर करेंगे अभी जस्ट इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में।